प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज इस हफ्ते मैंने जो कुंडली चुनी है, पिछले रविवार को तो पता नहीं कुछ दूसरा बना दिया था ना, लेकिन इस रविवार जो कमेंट के माध्यम से जो कुंडली चुनी गई है, उस कुंडली का नाम है, वो आईडी जो है mi.k, यही इनका नाम है। अब नाम तो इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, पर इसी आईडी की जो कुंडली है वो चुनी गई है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आरंभ करते हैं आज की छोटी सी यात्रा या बड़ी, देखते हैं कैसा बनता है कार्यक्रम। और आप सभी लोगों से, जो मेरे नियमित दर्शक हैं, जो मुझे प्रत्येक दिन कमेंट करते हैं, कोशिश करिए कि प्रत्येक दिन का कार्यक्रम देखा करिए और सुबह और शाम दोनों का कार्यक्रम देखा करिए, दोनों ही कार्यक्रम। और अपनी प्रतिक्रिया लिखने में सवाल भी लिख दीजिए और डेट ऑफ बर्थ वगैरह जरूर लिखिए। ये चीजें मैं आशाएं आपसे रख के बैठा हूं। जन्म हुआ है, इस वजह से व्यक्ति प्रेम ढूंढने वाला है। उत्तरायण में जन्मे होने से आत्मबल ठीक है, जहां व्यक्ति के पास ऊर्जा की अधिकता होगी, ऐसी संभावनाएं बनती दिख रही हैं। वसंत ऋतु में जन्मे होने के कारण दूसरों के काम में बहुत ही जल्दी एक्टिव होने वाला दिख रहा है। आज सुबह वाला कार्यक्रम जाकर के जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने खाली मंत्र ही बताए हैं विभिन्न समस्याओं के लिए। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के चंद्रमा मन को व्यथित करने वाले, परेशान करने वाले, चिंतित करने वाले, हतप्रभ और आश्चर्यचकित परेशानी में डालने वाले, आश्चर्य में डालने वाले। और वस्तुतः शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के जो चंद्रमा होते हैं वो पापक होते हैं और अच्छे नहीं कहे जाते। इस वजह से कई बार व्यक्ति का मन, व्यक्ति का मस्तिष्क, व्यक्ति की माता, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का इमोशन, व्यक्ति के जो व्यवहार के तरीके हैं, वो कई बार अपराध बोध की स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं। या कई बार ऐसी स्थिति होती है जहां उनको गलत समझ लिया जाता है, समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा। ये चीजें बन सकती हैं। शनिवार के जन्मे होने से व्यक्ति कुंठा से ग्रसित हो जाता है। जो लक्ष्य लेकर के चलता है, कई बार वो बीच में छूट जाता है या कई बार वो चीज प्राप्त नहीं हो पाती है जो व्यक्ति सोच लेता है। इस वजह से यहाँ पे आप 1992 के हैं, तो जो भी आपने लक्ष्य बनाए हो, क्रमशः उस पर फिर से जुटने की आवश्यकता है। जो चीजें, जो स्वप्न आपने देखे थे अपने जीवन में, ये एक बार मिला है, इसको फिर से पूरा करने का पूरा दमखम लगाइए और मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको कुछ भी ऐसे मिलने वाला नहीं है बिना मेहनत के। वो आगे बताऊंगा कैसे। अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, ये सबसे अच्छी बात है। इस वजह से आप सुंदर होंगे, इस वजह से आपके विचार अच्छे होंगे, इस वजह से आप अच्छे ही होंगे और मैं समझता हूं कि अच्छे ही हैं। और इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकता कि आपका जन्म ब्रह्म योग में हुआ है। ब्रह्म योग में जन्मे लोग ब्रह्म के सदृश हो जाते हैं। ब्रह्म योग में जन्मे लोग संकुचित विचारधारा को धारण करने वाले नहीं होते। श्रेष्ठ मानसिकता, सुंदर व्यक्तित्व, विलक्षण प्रतिभा के धनी और सबको साथ लेकर के चलना और ब्रह्म के सदृश समाधि में जाने वाला और सबको गले लगाने वाला होता है। सबकी गलतियों को क्षमा करके आगे बढ़ने वाला होता है। भले ही दुनिया उसके बारे में कुछ भी विचार करती रहे, पर वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता और कभी भी किसी के बारे में गलत और निंदनीय नहीं सोचता है। वाणिज्यकरण आपको व्यवसायिक बनाता है। कुछ भी करना जरूर है, खाली नहीं बैठना है। और क्षत्रिय वर्ण और देवगण के होने के कारण आपके पास साहस है, आपके पास बल है, आपके पास पराक्रम है, भुजाओं का बल है, ज्ञानी है आप, अनुभव आपके पास है, सूक्ष्म अन्वेषण करता आप है, विश्लेषण बहुत अच्छा कर सकते हैं, चीजों को समझ अच्छा सकते हैं। अब तो वैसे भी वृश्चिक लग्न की, तो वृश्चिक लग्न के लोग वैसे भी बड़े अच्छे होते हैं। आपने सबसे ज्यादा सवाल विवाह को लेकर के पूछा है और विवाह के लिए लग्न के अधिपति जो हैं वो, अगर लग्न कमजोर हुआ, चंद्रमा कमजोर हुए, जैसे कि चंद्रमा कमजोर हो रहे हैं और लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में उच्च के बैठ करके भाग्य भाव पे नीच की दृष्टि डाल रहे हैं और सप्तम भाव के अधिपति के साथ उनकी युति हो रही है, इस वजह से दाम्पत्य में थोड़ी सी कमजोरी जरूर रहेगी। क्योंकि सप्तम भाव के जो अधिपति हैं शुक्र, वो जन्म कुंडली में देखिए शनि और मंगल के साथ बैठ रहे हैं। मतलब सप्तम भाव के अधिपति का पापक ग्रहों के साथ बैठना और उससे चतुर्थस्थ केंद्र में जाना चंद्रमा का, ये अच्छी बात होगी। किसके लिए? इस सप्तम भाव के अधिपति जहां बैठे हैं उसके लिए। इसी स्थिति को अगर आप देखें तो यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र का जो संबंध है, शुक्र यहाँ पे नीच के हो गए, यहाँ का सप्तमेश यहाँ दो पापक ग्रहों के साथ और यहाँ पे नीच का,
और यहाँ पे मंगल नीच के और राहु का प्रभाव, तो ये भाव यहाँ कमजोर। आगे गुरु बैठे हैं, पीछे शनि बैठे हैं, और जो सप्तम भाव का उपभोग भाव है वो देखिए, गौर करिए, जन्म कुंडली में कई बार पति जो है वो लांछन लगा देता है, या पत्नी जो है वो कई बार ऐसा वर्ताव कर दे जो कभी व्यक्ति सोचा ना हो, ये बात भी होती है। चंद्रमा और बुध का केंद्र में जाना, ये व्यक्ति के पति को व्यवसाय करने वाला या कंफ्यूजन में डालने वाला, या कई बार कंफ्यूजन वाले स्टेट में रहने वाला, या फिर प्राइवेट नौकरी करने वाला ज्यादा बना देता है। ऐसी स्थितियां दिख रही हैं। गुरु केंद्र में है, ये सबसे अच्छी बात है। जो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए धन और पंचम के अधिपति होते हैं, योग कारक स्थिति बना रहे हैं, उनके उससे चतुर्थस्थ या पंचमस्थ अगर चंद्रमा से पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि जाती हो या पंचम भाव में गुरु बैठे हों, तो ये चंद्रमा के लिए अच्छी बात होगी। चंद्रमा के पास बल है, एक तरीके से वो पक्ष के बल से तो कमजोर जरूर हो रहा है, लेकिन इस भाव के अधिपति देखिए उच्च के हैं और इस भाव को देख रहे हैं, और इस भाव पे गुरु की दृष्टि भी है जो कि पंचम के अधिपति होकर के योग कारक स्थिति पैदा कर रहे हैं। धन भाव पे उनकी दृष्टि है, सुख भाव पे उनकी दृष्टि है, और छठे भाव पे उनकी दृष्टि है। धन भाव के लिए जहां अच्छी, सुख भाव के लिए जहां सामान्य, वहीं नवम भाव छठे भाव के लिए बहुत अच्छी दृष्टि होगी। जिस पे गुरु की दृष्टि है वो कौन है? वो चंद्रमा। वो इस कुंडली का कौन है? भाग्य के अधिपति। अब जरा ध्यान से समझिए, तो भाग्य के अधिपति का छठे में जाना, जिस पे भाग्य के कारक की दृष्टि, इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास भाग्य का बल है। वो भले थोड़ा कमजोर, विवाह होने के बाद या कई बार विवाह से व्यक्ति असंतुष्ट सा अनुभव करता है, या विवाह के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, और मैं जहां तक समझता हूं ये कई बार विवाह में विलंब के संकेत भी दे रहे हैं। आपको इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना होगा, लग्नेश के साथ मंगल और शनि बैठे हैं, मंगल के साथ शुक्र और शनि का संबंध ये कई बार विवाह को कमजोर करने के लिए माहिर हो जाता है। द्वितीय भाव पे राहु का प्रभाव, जहां के अधिपति जन्म कुंडली में मित्र की राशि में, जिसके अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में उसको देख रहे हैं। इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने का बल है। आपको किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, खुद का काम जरूर करना चाहिए, और मैं समझता हूं कि आपको बहुत ही ऐसे काम मिल जाएंगे जो आप आसानी से, बहुत ही थोड़े से मेहनत से आप आसानी से उसे कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जो बैठे हैं वो पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं और ये कमजोर नहीं होते। लग्न जो है वो वृश्चिक का बना है, ये मूलतः यहाँ का लग्न है, 8वें भाव का लग्न, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा चिंता में डालने वाला, बहुत ज्यादा सोचने वाला, जितना जिस चीज को नहीं सोचना चाहिए उससे भी ज्यादा जो है वो हाइप क्रिएट कर दे, छोटी छोटी बातों पे विचार करने वाला, और कई बार दुश्मन बना करके अपनी समस्या बढ़ा लेना, बदला लेने की फिराक में रहे। अगर आप उसको कुछ अच्छा बोल दें या कुछ बुरा बोल दें, जैसे वृश्चिक लग्न वालों की एक बड़ी छोटी बात बताता हूं। मान लीजिए मैं अगर वृश्चिक लग्न का हूं, तो मान के चलता हूं नहीं, तो मान लीजिए अगर मैं वृश्चिक लग्न का हूं, तो अगर मेरी दुश्मनी किसी से होगी तो मैं उसे उस समय तत्काल प्रकट नहीं होने दूंगा, और उसकी जो बदले की आग है वो हमेशा मेरे अंदर जलती रहेगी, लेकिन वो बदला ले करके ही मैं मरने का प्रयास करूंगा। ये एक बड़ी अद्भुत बात होती है इन लोगों में, मतलब ये बदले की फिराक में रहते हैं। वहीं जहां मीन लग्न के जो लोग होते हैं, ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख के, वहीं जो मीन लग्न के लोग होते हैं या कुंभ लग्न के जो लोग होते हैं, वो बदला लेने की फिराक में नहीं होते। कुंभ लग्न और मीन लग्न के लोग बदला नहीं लेते, और वस्तुतः वो छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं, छोड़ो जाने दो, ऐसी स्थितियां उनके दिमाग में ज्यादा बनती है। पर वृश्चिक लग्न वाले, अगर उनके दिमाग में कोई दुश्मनी जैसी बात है तो वो कभी भूलते नहीं हैं और उसे हमेशा याद रखते हैं। ये एक अद्भुत बात। तो आप उसी तरीके के नेचर वाले हैं, पर वस्तुतः आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति जो मंगल हैं वो चंद्रमा से चतुर्थ भाव में बैठे हैं या चंद्रमा से चतुर्थस्थ हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास धन, यश, कुल, भाव और प्रभाव, इन सब का प्रभाव अच्छा देख रहा हूं। अब इस कुंडली में मैं कुछ अच्छी बातें बताता हूं। धन भाव के अधिपति जो गुरु हैं वो चंद्रमा से त्रिकोण में बैठे हैं, ये धन के लिए अच्छा होगा, और पैतृक संपत्ति के मामले में अच्छा होगा, और पिता के लाभ के लिए अच्छा होगा। लग्न के अधिपति का सप्तम भाव के अधिपति के साथ व्यक्ति को खुद का व्यापार करने वाला भी बना सकता है, और कर भी लेना चाहिए। वैसे आप सरकारी नौकरी की भी प्रयास बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, आपकी कुंडली में उसके योग हैं। शिक्षकीय गुण
प्रोफेसर बनने के गुण, और कई बार व्यक्ति जो होता है वो अकाउंटेंट वगैरह या फिर बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करते भी देखा जाता है, या फाइनेंस वगैरह के क्षेत्र में भी काम करते हुए देखा जाता है। अब आपने उसके बारे में कुछ पूछा नहीं है, तो उस वजह से मैं उधर नहीं जाऊंगा। धन भाव के बाद पराक्रम भाव के अधिपति जो शनि है वो यहीं बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं जो कि सप्तमेश हैं, और ये शनि इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। इस कारण से भी कई बार दाम्पत्य को मैं थोड़ा सा कमजोर जरूर कहूंगा। मंगल के उच्च के बैठे होने से व्यक्ति के पास भाई बहनों का सुख तो मिलता है, पर उनसे कई बार खट्टा मीठा सा संबंध भी रहेगा। मंगल की दशा में व्यक्ति को कई बार, या शनि की दशा में कई बार उनसे उलझना भी पड़ता है, ये स्थिति भी दिख रही है। इस वजह से उनसे एक सामान्य संबंध ही बनाने का प्रयास करिएगा, जो कभी भी बिगड़े नहीं और जो कभी भी किसी जो है वो तरीके से समझाने के दरकार उसमें ना हो। मतलब होता नहीं, जैसे कि कभी ऐसी स्थिति ना आए कि वहां पे आप लोगों को एक दूसरे को सामने ला करके एक बेंच पर बिठाने की आवश्यकता पड़े। आप लोगों का जो भाव है वो बिल्कुल ही श्रेष्ठ होना चाहिए। इस तरीके से उसको सिंचित करने का प्रयास करिएगा। वैसे यहाँ पे ये छोटा सा प्रभाव थोड़ा सा कमजोर जरूर हो रहा है, पर व्यक्ति मेहनती है, बुरे वक्त में ढाढ़स, साहस और बल रखने वाला है, और किसी भी तरीके से किसी भी चीज को प्राप्त करने की हैसियत भी है और ताकत भी रखता है। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप ऊर्जावान हो, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप प्रतिभा संपन्न है, आपके अंदर वो क्षमता है कि आपकी कुंडली मंगल जो है वो यहाँ देख रहे हैं, इस वजह से कर्म क्षेत्र आपका बिल्कुल ठीक है। गुरु यहाँ बैठे हैं, यहाँ के अधिपति इसे देख रहे हैं। इस कुंडली का सबसे मजबूत भाव दशम भाव हो सकता है। क्यों? क्योंकि उससे त्रिकोण में या त्रिकोण में चंद्रमा जैसे ग्रह, और इस यहाँ पे इस कुंडली का पंचमेश बैठा, और इस कुंडली के दूसरे जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति इसे देख रहे हैं। इस कुंडली का दूसरा बलवान ग्रह भाव जो है वो छठा भाव हो सकता है, क्योंकि इस भाव के अधिपति इसे देख रहे हैं। इस कुंडली का सबसे कमजोर भाव कौन होगा? बताता हूं। ये क्योंकि यहां नीच के बुध बैठे हैं, इस कारण से व्यक्ति को जितना परिणाम मिलना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, इस कारण से व्यक्ति को जितना परिणाम मिलना चाहिए, मेहनत करने के बाद जितने अंक मिलने चाहिए, जो फल प्राप्त होता है, जो प्रेम समाज से मिलना चाहिए, जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, जो भाव आप सामने वाले के दिमाग में पैदा करना चाहते हैं, वो नहीं होता है। और कई बार व्यक्ति गलत परिस्थिति का शिकार हो जाता है, या कई बार गलत लोगों के प्रभाव में आ जाता है। गलत लोगों से उठना बैठना संभवतया आपकी कुंडली में ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। बुद्धि जो है वो कई बार वक्त पे काम नहीं आती है, होता है ना बजरंगबली की तरह, चीजें वक्त पे, जब शाप जैसे उन्हें लगा था कि आप जब वक्त पड़े तो आप जो है वो अपनी शक्ति भूल जाएं, या कई बार बुद्धि लब्धि क्षमता कमजोर हो जाती है। पंचम भाव के बुध, मैंने इन पे कार्यक्रम बनाया था कि दशम स्थान के मंगल, पंचम स्थान के बुध और पंचम स्थान के गुरु, ये विभिन्न प्रकार की चिंताएं पैदा करते हैं। तो कैसे? दशम स्थान के मंगल क्षेत्र से संबंधित चिंताएं पैदा करते हैं, पंचम स्थान के गुरु संतान से संबंधित चिंताएं पैदा करते हैं, और पंचम स्थान के अकेले बुध व्यक्ति को बुद्धि से कमजोर करने का प्रयास करते हैं। हालांकि एक बहुत अच्छी बात यह है कि इनकी कुंडली में आगे चंद्रमा और पीछे सूर्य बैठे हैं, इस वजह से बुध को कुछ अतिरिक्त बल भी मिल रहा है। हालांकि वहां से राहु केंद्र में है तो थोड़ी कमजोरी भी है। ये बात, ये कुंडली का सबसे कमजोर भाव, जिसके कारण कई बार व्यक्ति जो सोचता है वो नहीं मिल पाता है, या कई बार अपने लोग रूठ जाते हैं, अपने लोगों को मनाना पड़ता है, अपना जो सबसे प्रिय है वही दूर चला जाता है, ऐसी स्थिति होती है। चतुर्थ भाव के अधिपति पीछे और चतुर्थ भाव में सूर्य, इस वजह से गर्मी ज्यादा है। कहां? घर में, परिवार में, कुटुंब में, पति पत्नी, दाम्पत्य, पुत्र पुत्री, स्नेह, पति पत्नी, इन लोगों में हो सकता है कि पति बहुत अच्छा हो पर उसके कुटुंबजन अच्छे ना हो सकता है कि पुत्र बहुत अच्छा हो पर उसकी पत्नी अच्छी ना हो सकता है कि आपकी बेटी अच्छी हो पर बेटी और बेटे में संबंध अच्छा ना हो। ऐसे संभव हैं, ऐसी स्थितियां कई बार विकसित हो जाती हैं। ये चीज ना बने, इस बात का आपको प्रयास करना चाहिए। और प्रयास क्या करना है? बजरंगबली की पूजा करते रहिए, सूर्य भगवान की आराधना करते रहिए। छठे भाव के अधिपति मंगल इस भाव को देख रहे हैं। देने लेने में मैं समझता हूं कि आपका चंद्रमा तो पहले ही कमजोर है, उस पर गुरु की दृष्टि है, ज्ञान आपके पास है, पर साहसी आप हैं, ये बात मैं गारंटी कर सकता हूं, क्योंकि मंगल उच्च के हैं और चंद्रमा भी साहस भाव में बैठे हैं। वस्तुतः एक नंबर जो है वो बल है, पराक्रम है, साहस है, ऊर्जा है, आपका व्यक्तित्व है, वहीं चंद्रमा बैठ गए तो वस्तुतः वो आपके दिमाग को बहुत ही क्लीन और शार्प बना देते हैं। श्रेष्ठ व्यक्तित्व का, बुद्धिमान, यशस्वी, कुल का दीपक और कुल से संबंध रखने वाला और कुल का नाम रोशन करने वाला, बहुत ही संकुचित नहीं, बहुत ही उदार और खुले दिल का होता है, खुले विचारों का होता है, स्पष्ट होता है, गंदा और गलीच नहीं रखता। ये इतनी बात। अब आइए
तो ये अगर अब छठे भाव को देखते हैं कि व्यक्ति के पास प्रतियोगिता कैसी है, नौकरी कैसा है, उसके पास बल कैसा है, और वो उसके साथ कानून, उसके साथ विपरीत लोग कैसे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बने तो छठे स्थान में 1 नंबर की राशि का लिखना, इसका मतलब कि जो यहां लिखना चाहिए था वो यहां लिख दिया, और इस पे गुरु की दृष्टि पड़ गई। यानी कि आप अगर इनको, इस भाव को केंद्र में रखेंगे तो क्या बात सामने से आती है कि इस भाव से पंचमस्त गुरु बैठेंगे और लग्न पे गुरु की दृष्टि तब पड़ जाएगी। और जो यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ध्यान से समझिए कि जब आप इस भाव को केंद्र में रखेंगे तो गुरु कहां जाएंगे, गुरु कहां जाएंगे, त्रिकोण में, और मंगल कहां जाएंगे, केंद्र में। इस आधार पर कि मंगल उच्च के हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में 10 नंबर यहां लिखेगा और 1 नंबर यहां लिखेगा, तो मंगल उच्च के हो जाएंगे, यानी कि लग्नेश उच्च के हो जाएंगे, और चंद्रमा लग्न में बैठ जाएंगे, और लग्न में चंद्रमा और लग्नेश उच्च के, इसका मतलब है कि व्यक्ति खुद के बल पर नौकरी करने वाला, आपके पास कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। कहां भटक रहे, इस बात को समझिए, ये जो स्थिति है, क्योंकि आपकी कुंडली में ये भाव बहुत बेहतर बन रहा है, उस पर गुरु की दृष्टि जा रही है, आपके पास ज्ञान है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि संतान से संबंधित समस्या कई बार हो जाती है। कई बार आप वो जो प्रेम होना चाहिए, जो संतति से मिले व्यक्ति को या व्यक्ति दे पाए, वो नहीं हो पाता। अब चाहे हो सके तो संतान दूर चली जाए पढ़ाई करने के लिए या किसी वजह से, ऐसी स्थितियां, परिस्थिति वो कई बार बदलती रहती। पर ये बात है कि आपकी कुंडली का छठा भाव कमजोर नहीं बना है, और मैं समझता हूं कि कोई भी भाव, मैंने उस पर कार्यक्रम बहुत पहले बनाया था कि पत्नी अगर श्रृंगार करके बैठी हो तो उसके मन में सिर्फ एक ही भाव पैदा होता है, और वो ये, मेरा पति मुझे देख ले। दुनिया देखे ना देखे, और दुनिया उसको ताक करके चली जाए, दुनिया भर के लोग उसे देख लें, लेकिन उसका पति उसे ना देखे, तो उसे लगता है कि कुछ अधूरा है। और अगर उसे देख ले तो लगता है कि उसका सजना स्वार्थ सिद्ध हो गया। तो किसी भी भाव का अधिपति, जैसे मेष राशि के अधिपति मंगल, अब यहां पे ये राशि क्या सोचेगी, राशि स्त्रीलिंग है और राशि का अधिपति पुल्लिंग होता है। वो भले ही स्त्रीलिंग मतलब बुध जैसे या शनि या फिर शुक्र, भले ही वो इंडिपेंडेंटली वो ग्रह स्त्रीलिंग है, लेकिन राशि का अधिपति कौन है, वो उसका पति है। तो राशि के अधिपति जो होंगे वो कौन होंगे, मंगल। तो वस्तुतः यहाँ पे राशि जो है वो क्या सोच रही है, राशि ये सोच रही है, हाय मेरा पति कहाँ है, हाय उसने मुझे देखा कि नहीं देखा, तो उसे देख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो है कि वो एक ऐसे भाव में बैठा है जो वस्तुतः आपके क्षेत्र की चिंता भी बढ़ा रहा है, आपके साथ समस्या भी डाल रहा है, और खास करके आपको देख भी रहा है। मतलब वो खुद कई बार जैसी स्थिति में है उसका अधिपति, वो थोड़ी सी समस्या से ग्रसित हुई है। आप इसको पति के ऊपर भी घटित करके देख सकते हैं, आप उसको राशि के अधिपति के ऊपर भी घटित करके देख सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि लग्नेश अगर लग्न को देखेंगे, आपने क्या बात करी मैंने कि अगर 1 नंबर को यहां रखेंगे तो ये 10 नंबर कहां बनेगा, यहां बनेगा, और गुरु कहां बैठेंगे, यहां बैठेंगे, तो गुरु की दृष्टि लग्न पे 1 नंबर पे पड़ेगी, और मंगल यहां पे बैठेंगे तो मंगल की चौथी दृष्टि लग्न पे। इसका आधार यहां से बनना शुरू होता है कि व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो, इंडिपेंडेंट हो, कर्मशील हो, कर्मयोगी हो, पंक्चुअल हो, समाज में स्टेटस मेंटेन करने वाला हो, कभी भी निंदनीय ना हो, और बिल्कुल ही सहजता से सबके साथ अपने संबंधों को विकसित और नया रूप देने वाला होता है। उसकी समाज में एक अलग छाप छूटी होती है, और बिल्कुल वो प्रबंधक होता है, मजबूती से किसी भी चीज को जो है वो नई दिशा दे सकता है, ये कहने का मतलब है। उसी तरीके से अगर सप्तम भाव को देखते हैं तो सप्तम भाव की स्थिति, इससे केंद्र में गुरु का जाना ये बहुत अच्छा, इससे केंद्र में सूर्य का जाना जो पापग्रह होने के कारण थोड़े से इस भाव को कमजोर करेंगे। इस भाव से पीछे चंद्रमा पापक, और इस भाव से ठीक आगे केतु पापक। लेकिन केतु वहां चूंकि शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं, और मेष लग्न वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए बुध अच्छे नहीं होते, इस वजह से यहाँ पे केतु की स्थिति थोड़ी कमजोर होगी। पर हाँ, अब यहाँ पे केतु पेट का रोग, केतु पीलिया, जॉन्डिस और कई बार कई तरीके की समस्याएं पेट से संबंधित देते हैं। भुजाओं में दर्द, कई बार स्पाइनल कॉर्ड में समस्या हो जाए, कई बार झिनझिनी बढ़ती रहे पैरों में, किडनी से संबंधित समस्या हो जाए, स्टोन से संबंधित समस्या हो जाए, ये सब चीजें, टाका पीड़ा, ये सब छोटा छोटा जो छोटी छोटी चीजें हैं वो लगती रहती है। व्यक्ति थोड़ा थुलथुला हो जाए,
उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके वजन बढ़ते रहते हैं, ये सब चीजें होती है। वात पित्त कफ के संबंधित समस्याएं बढ़ती रहती हैं, हेडेक होता है, चिंताएं ज्यादा करता है, छोटी छोटी बातों को बड़ा इश्यू बना देता है। ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। और केतु दरअसल वहां आर्द्रा के बैठे हैं, और मैं समझ रहा हूं कि राहु मूल नक्षत्र के, तो कॉम्बिनेशन वहां थोड़ा सा ठीक भी है तो थोड़ा कमजोर भी कर रहा है। और वस्तुतः केतु के पास किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। इस कारण से राहु के पास तो गुरु का बल है, गुरु राहु को कमजोर भी कर रहे हैं, राहु गुरु एक दूसरे को देख रहे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति जीवन में, अब एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं, बताऊं, आप लोग तो कार्यक्रम ही रोज नहीं देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे न्योता देना पड़ेगा, आज आ जाना मेरे यहाँ, जो है वो जिमाने वाले हैं वृंदावन के संत जो हैं वो क्या कहते हैं, जिमाना। जिमाना मतलब भोज, मतलब मुझे तो लगता है कि कई बार ये पूरा YouTube जो है, मैंने कई बार देखा है कि एक एक जो यूट्यूबर हैं उनके 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, पर उनके व्यूज और उनके जो, जब वो लाइव आते हैं तो क्या आता है, 100 लोग देख रहे हैं, 200 लोग देख रहे हैं। ये क्या है? तो ये चीज रेगुलरिटी नहीं है। आप चाहे पूजा कर रहे हैं वो भी रेगुलर नहीं है, आप चाहे काम कर रहे हैं उसमें रेगुलरिटी नहीं है, आप चाहे किसी के साथ जा रहे हैं ऑफिस का काम, मतलब किसी भी काम में निरंतरता नहीं है। और यही असफल होने का सबसे बड़ा प्रमाण दे देता है। आपने कोई काम रेगुलर नहीं किया, ज्योतिषियों के पास भटके हो, कभी उस ज्योतिषी के पास, कभी इस ज्योतिषी के पास, कभी यहां कभी वहां, कभी लाल किताब तो कभी टोंगा किताब, तो कभी पुक किताब, कभी पता नहीं कितने किताब, और पता नहीं कितने कितने ग्रंथ, और पता नहीं कितने कितने ज्योतिषी, और पता नहीं कितने कितने चैनल, और पता नहीं क्या क्या लोग, और पता नहीं कितने कितने उपचार, और पता नहीं कितनी कितनी बातें, और पता नहीं कितने कितने समाधान। पर कितने कितने में से मैं सिर्फ ये कहता हूं, कुछ कितने कितने करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप इतनी बात कर लीजिए, रेगुलर हो जाइए। आपने जिसको दिखाया था उसके ही साधन को करिए, बस रेगुलर। आपकी सबसे बड़ी समस्या है, मेरी सबसे बड़ी समस्या, या किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या ये हो सकती है, वो रेगुलराइज नहीं है, वो रेगुलर नहीं है। वो रेगुलर हो तो निसंदेह काम बन जाए, पर ये होता नहीं है। अब इसको भी लोग ये देख करके छोड़ देते हैं कई बार, ये तो मेरी कुंडली है नहीं, ये तो किसी दूसरे की कुंडली है, पंडित जी वही बक 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 बक, पर कुछ भी बक बक नहीं होता। और निसंदेह प्रत्येक कार्यक्रम मेरे अलग होते हैं, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं कहां था, यहां था, तो ये बात यहां तक। तो सप्तम भाव के अधिपति जो बैठे हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति मंगल वहीं उच्च के बैठे हैं। इसका मतलब है कि एक अलग से जो आपको नहीं दिख रहा है वैसा बल आपके दाम्पत्य को मिलेगा। मतलब विपरीत परिस्थिति जब आएगी, जब बुरे दौर में आप आएंगे, तो वहां पे एक अलग तरीके से आपका साहस जागेगा, आपका बल जागेगा, आपका पराक्रम जागेगा, आपका व्यक्तित्व उभर करके सामने आएगा और आपको बचाने का पूरा प्रयास करेगा, जिससे आप अगर अपना बल बना करके रखा तो निसंदेह बच जाएंगे। तो ये स्थिति है, क्योंकि सप्तम भाव के जो अधिपति हैं वो आपकी कुंडली में किसके साथ मित्रता कर रहे हैं, किसके साथ बैठे हैं, ये भी मैटर करता है। ये आसान नहीं है इसका पता लगा लेना कि सप्तमेश अगर पापग्रह के साथ बैठे, पर वो पापग्रह है कौन, पापग्रह कौन है, तो इस कुंडली का लग्नेश है। अरे भाई, वो किसी अरे गहरे के साथ नहीं बैठे हैं, वो जन्म कुंडली के लग्नेश के साथ बैठे हैं। तो कितना भी शुद्र होगा, अगर वो राजा के समीप जाकर के बैठ जाए तो निसंदेह उसमें उसकी खुशबू तो आ ही जाएगी, और निसंदेह उसका प्रभाव बढ़ ही जाएगा। मंत्री के निकट वो जाकर के बैठा जो है, जहां मंत्री को बैठना चाहिए वहां शूद्र, या फिर जहां संतरी को बैठना चाहिए वहां अगर कोई अन्य पुरुष जाकर के बैठ जाए जो बिल्कुल ही समाज का छोटा व्यक्ति हो, तो निसंदेह उसकी भी एक अलग अलौकिक क्षमता विकसित होगी और वो अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करेगा। तो निसंदेह आपकी कुंडली में लग्नेश के साथ अगर जो ग्रह बैठा है, तो निसंदेह लग्नेश को थोड़े बहुत कमजोरीपन का एहसास जरूर कराएंगे, पर वो अपना बल वृद्धि कर देगा, क्योंकि वस्तुतः वो कुंडली के राजा के साथ बैठा है, वो कुंडली के मालिक के साथ बैठा है। तो इस वजह से यहाँ पे लग्नेश के साथ बैठे होने के कारण शुक्र के पास अलग एक ऊर्जा भी बनेगी, क्योंकि वो ग्रह उसके साथ मैच कर रहा है। तो मंगल ऊर्जा है और लग्नेश भी है, इस कुंडली में साहस है, बल है, पराक्रम है, धैर्य है, उग्र है, व्यग्र है, चिंता है, सब हो, तो सब चीज थोड़ा 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 उनको मिलने लगेगा। ये बात दिखती है। अष्टम भाव और एकादशवें भाव के अधिपति बुध, वो जन्म कुंडली में कहां बैठे, पंचम में, अकेले पर नीच के, और जन्म कुंडली में वहां का अधिपति अकेले, जिसपे किसकी दृष्टि है, दशम भाव के अधिपति। इसका मतलब है कि पंचम भाव के अधिपति गुरु पे सूर्य जैसे ग्रह की दृष्टि। अब जरा ध्यान से समझिएगा तो कितनी विलक्षण बात यहां पे घटित हो रही है कुंडली में। अगर आप देखना चाहें तो कि दशम भाव के अधिपति ने
पंचम भाव के और धन भाव के अधिपति को देखा है। इसका मतलब ये कुंडली इधर जा रही है, मुझे कुछ करना है और मुझे कुछ करना चाहिए। मैं किसी के ऊपर नहीं रह सकती, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकती। ये कुंडली कार्मिक कुंडली हो सकती है, क्योंकि लग्नेश पराक्रम में बैठ करके तब भाग्य का सुख दे रहे हैं, और वही कमजोर। ये कुंडली कार्मिक है, जहां कर्म के सिद्धांत को व्यक्ति कभी कभी जीवन में, मैंने वो जो बात कही थी, थोड़ी एक बात बताऊं वाली बात, मैंने जो बात कही थी, एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं वाला, क्या कही थी वहां पे? मुझे ये कहना था कि वस्तुतः मंगल की दशा जब आती है तो व्यक्ति अपने भाग्य को कोसने लगता है और अपने पराक्रम का बल और बल बखान करने लगता है। ये विचार जो बनते हैं, ये जो चीजें आपके जीवन में घटित होती हैं, जैसे कभी आप अत्यंत भक्ति से युक्त हो जाते हैं, कभी पूरे भगवान पे लौट जाते हैं, कभी भगवान को पूजते ही नहीं, कभी भगवान को उठा के पटक देते हैं। एक लखनऊ की घटना है, बताता हूँ। लखनऊ नहीं, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। उनके यहाँ अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले क्रेटा गाड़ी लिए हैं उनके पतिदेव, पर उनकी जो पत्नी है वो ये कहते हैं कि पूछिए मत पंडित जी। अब वो तो जब क्रोध में आते हैं तो भगवान को उठा के पटक देते हैं, और मैं इस बात से इतनी चिंतित हूं कि पूछो मत। मैंने कहा कि उनके ऊपर से दशा खराब चल रही है, पर उसका समाधान ये है कि ये करिए, तो बोलते हैं वो मैं मानता नहीं। अब करूं तो क्या करूं? मैं हर बार भगवान को सजाती हूं, हर बार भगवान को बिछाती हूं, हर बार भगवान का घर अलंकृत करती हूं, पर वो हर बार जब उनका क्रोध और बिजनेस चौपट होता है, उठाते हैं और सबसे पहले अपना क्रोध भगवान के ले जाकर के पटक देते हैं, और भगवान को उठा करके पटक देते हैं, सारा घर इधर उधर तहस नहस बर्बाद कर देते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो ये भाव कहां से आता है? वो भाव आता है आपकी कुंडली में बैठे गुरु से। आपकी कुंडली में बैठे गुरु से कि किस राशि में बैठे वो। दरअसल जरा गौर करिए, सिंह राशि में बैठे हैं, वायु तत्व का ग्रह, और बैठा अग्नि तत्व की राशि में, तो उसको उबाल है। तो कभी व्यक्ति भगवान को माने और जब उसका काम नहीं हो तो कहे कि भगवान जैसी कोई चीज होती नहीं है, ईश्वर जैसा कोई चीज होता नहीं है, परमात्मा जैसी कोई बात होती नहीं है, अखंड जो सर्वशक्तिमान ब्रह्म है उस पर ही वो प्रश्न चिन्ह लगा बैठता है। अगर वो नहीं किया है तो इस आधार पर नहीं किया है क्योंकि उसकी कुंडली में गुरु केंद्र में बैठे हैं, और अगर वो करेगा तो इस आधार पर करेगा क्योंकि उसकी कुंडली में गुरु सिंह राशि में बैठे हैं और मंगल उच्च के होकर के नीच की दृष्टि से 9 भाव को देख रहे हैं। ये ऐसी चीज है। इस कार्यक्रम को ऐसे बनाया जा सकता है, इतना महत्वपूर्ण तरीके से आपको समझाया जा सकता है कि इस कुंडली को मैं कितनी तरीके से दिखवा सकता हूं आपको। 32 नहीं, 36 नहीं, 48, 100 तरीके से इस कुंडली का बखान मैं कर सकता हूं। पर अगर अच्छी चीजें देखूं तो अच्छी भी निकल जाए, बुरी चीजें देखना चाहो तो बुरी भी निकल जाए। ये बात है। तो वस्तुतः लाभ भाव लाभ को देख रहे हैं, पर ये थोड़ी कमजोरी है। वस्तुतः एक बात और भी है कि लाभेश नीच के जरूर हैं, अष्टमेश नीच के जरूर हैं, तो ये एक अलग अच्छी बात है कि चलो ठीक है। अगर जो हमारी कुंडली में पापक ग्रह बनता है तो वो अगर कमजोर है तो ठीक ही है, नीच का बैठा है तो परेशान है। पर वो गलत तरीके से कैसे हो गया? क्योंकि वो बुध अकेले, अब इंडिपेंडेंटली अगर हम उस ग्रह के पोजीशन को चेक करते हैं तो ये भाव खराब हो रहा है। इस वजह से व्यक्ति कई बार प्रेम में कई बार असफल हो जाता है, कई बार वो जो समाज से जो एक रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, जो बुद्धि, जो एक होता है ना, जैसे ग्रास्प कैपेसिटी, चीजों को समझने का बल और तुरंत ही समझने की कला, कॉपी करने का गुण, क्रिएटिविटी, वो थोड़ी कुंद हो जाती है। वो और भी ज्यादा बेहतर हो सकती थी पर नहीं है, बुद्ध के नीच होने के कारण। तर्क शक्ति, चीजों को समझना, स्किल डेवलपमेंट करना, किसी को हराना, ये सारी चीजें थोड़ी कमजोर हो जाती है और लाभ कमजोर हो जाता है। पर वस्तुतः बुद्ध की दशा में वो प्रायः मिल जाएगा क्योंकि उच्च की दृष्टि से यहाँ देखेंगे। और बुद्ध की यहाँ पे स्थिति रिसर्च आदि के क्षेत्र में, डॉक्टरी आदि के क्षेत्र में व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है। फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में, प्लास्टिक से संबंधित, बच्चों से संबंधित, और इन सब क्षेत्रों में भी व्यक्ति का काम बहुत अच्छा बन सकता है। ये चीजें मैं देख रहा हूँ। फलों से संबंधित, अनाज से संबंधित, चावल और पशुओं से संबंधित, खाने पीने की सामग्री से संबंधित व्यक्ति व्यापार कर सकता है। अगर कुछ भी नहीं है तो दूध, दही और रेस्टोरेंट वगैरह का कारोबार कर सकता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ करके काम कर सकता है, रोडवेज से जुड़ करके काम कर सकता है, ट्रांसपोर्ट से जुड़ करके काम कर सकता है, वृक्ष लगाने से संबंधित नया रिकॉर्ड बना सकता है, जल संरक्षण से संबंधित नया काम कर सकता है। ये सारी चीजें आपकी कुंडली में बनती है। क्लियर है? 9वें भाव के अधिपति का छठे में जाना, आपकी संपत्ति कोई हड़पे नहीं और आपका बल कोई बखान न कर पाए, बहुत ज्यादा और बढ़िया। यह साहसी, छठे भाव के चंद्रमा साहसी बनाते हैं। नक्षत्र अश्विनी का है जिसके अधिपति केतु वही अष्टम भाव में बैठ करके आपको अनुभवी बना रहे हैं। क्लियर है? ये चंद्रमा का छठे भाव में जाना कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। जहां माता को रोगी, जहां आपको रोगी, पर आप अगर बीमार ना रहते हो तो माता को थोड़ा बहुत बीमार बना देता है। हड्डियों का रोग और मन की चिंता, ये माता को बनी रहती है।
या फिर ऐसी स्थिति दिखती है, थोड़ी सी कमजोरीपन की स्थिति है, भाग्य को थोड़ा बहुत लड़ना पड़ेगा। लेकिन वस्तुतः मैं ये समझ रहा हूं कि जो लड़ाई वो लड़ रहा है उसमें गुरु का सहयोग मिल रहा है, इस वजह से भाग्य जाकर के आगे ठीक हो जाता है। 60वें साल में जो बीमारी होती है वो लगातार, कई बार 70 साल में लगातार जीवन पर्यंत खत्म नहीं होती कभी, ऐसी स्थिति। उम्र अच्छी है, लग्नेश उच्च के हैं, व्यक्ति अपनी उम्र से छोटा महसूस होता है और कई बार उसे पति का प्रेम खूब मिल जाता है, ये बात भी दिखती है। दशम भाव के अधिपति दशम भाव को देख रहे हैं, करियर आपका बिल्कुल ठीक है, आप आगे बढ़िए, पद को प्राप्त करने का प्रयास करिए और अपनी ऊर्जा को जगाने का प्रयास करिए। निस्संदेह आप आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि गुरु बहुत बढ़िया हैं, वक्री हैं, 14 डिग्री के हैं, बलवान, थोड़े कमजोर हैं, वो संकोच में है। और निस्संदेह ये बात कह सकता हूं कि वो जो ऐसा ग्रह है जो ये कहना चाह रहा है कि मैं देना तो चाहता हूं और वस्तुतः मेरी स्थिति भी है कि मैं दे दूं, पर अशौच लगा है मुझे क्योंकि मैं वक्री हूं और वक्री ग्रह हो जाते हैं ग्रह जब, तो उनको अशौच का दोष लग जाता है। जहां वो चाह करके भी उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाते, वो शुभता, वो विलक्षणता, वो प्रभाव संपन्नता, वो प्रभाव जो है उनका कमजोर हो जाता है, वो मंद हो जाता है, वो रोशनी उनकी पीली पड़ जाती है, जिसके कारण वो अपना संपूर्ण प्रयास या संपूर्ण प्रयासों का किया गया फल संपूर्ण नहीं दे पाते, ये कहा जा सकता है। ये ऐसी बात है। ये 11वां भाव, ये 12वां, मैंने बताया 12वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मारक। इस कुंडली के लिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए सबसे खराब ग्रह शुक्र होंगे। दूसरे नंबर पे इस कुंडली में बुध होंगे जो थोड़े बहुत कमजोर होंगे। शुक्र और बुध इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होंगे। अच्छा कौन? चंद्रमा। अच्छा कौन? मंगल। अच्छा कौन? सूर्य। ये 3 और अच्छे गुरु, ये कुछ अच्छे ग्रह हैं आपकी कुंडली में जिनकी दशाएं आपकी कुंडली में अच्छी जा सकती है। नवांश कुंडली, दशमांश बोल करके पढ़ाइए। शनि मंगल हैं, धन की समस्या कई बार होती है, काम करने के लिए धन ही ना हो या आरंभ मुश्किल से हो और करना चाहें फिर भी प्लेटफॉर्म ही ना मिले, ऐसा संभव है। यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में यहाँ बैठे हैं। कर्म का सुख है, अगर आप करना चाहेंगे तो कर लेंगे, पर आत्मबल कमजोर दिख रहा है और भाग्य का बल भी थोड़ा कमजोर है, इस वजह से थोड़ी बहुत मशक्कत दिखती है कुंडली में। इस कुंडली में बुध सबसे ज्यादा कमजोर, षडबल में शनि बहुत बढ़िया, शुक्र बहुत अच्छे हैं, गुरु बहुत अच्छे हैं। नवांश कुंडली में गुरु का छठे में जाना ये थोड़ा ठीक नहीं होता है, हालांकि वो वर्गोत्तम होकर के बैठे, यहाँ भी 5 नंबर में, यहाँ भी 5 नंबर में और यहाँ पे वो मित्र की राशि में। आपकी कुंडली का गुरु अच्छा है, मतलब व्यक्ति सभी धर्मों का सामान्यतया समान आदर करने वाला, सबको गले लगाने वाला, सबके बारे में हित और हित चिंतक होता है, चिंता करने वाला, सबके बारे में अच्छी विचारधारा रखने वाला और बदला लेने वाला होता है। आप सूक्ष्म अन्वेषणकर्ता हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद आप में नहीं है, इस वजह से लेखन की क्षमता बड़ी अद्भुत और विलक्षण हो सकती है। ये आपकी कुंडली है। दशाओं के क्रम में अगर बात करूं तो सबसे पहले सूर्य 25%, चंद्रमा 25%, सूर्य थोड़े और कमजोर, मंगल 50%, बुध 25% से भी कम, गुरु 100%, शुक्र 25%, शनि 50%, राहु और केतु बहुत बढ़िया, मतलब ये खराब नहीं होंगे, यहां भी अच्छे हैं क्योंकि हालांकि वो सुबह, देखो एक बात सीधी सी बात है, राहु बैठे तटस्थ राशि में है, पर फिर भी आप गौर करिए तो उस भाव का अधिपति तो कम से कम उसे देखा ना, तो इस वजह से ये एक अच्छी बात हो सकती है। दूसरे नंबर पे कि पापक ग्रह का शुभ ग्रह की राशि में बैठना अच्छा माना जाएगा। और वस्तुतः आप जरा गौर से देखिए तो वहां उस राहु के उस भाव के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में मित्रस्थ होकर के मित्र की राशि में बैठ करके जिसको कि वो स्वयं भी देख रहे हैं, इस वजह से ये 3 भाव बलवान हो रहे हैं कुंडली में। नवांश कुंडली में गुरु का वर्गोत्तम होना, शुक्र का नीच होना और गुरु जन्म कुंडली में ठीक है, इस वजह से अगर ये किसी जातिका की कुंडली होगी तो पति अच्छा होगा, अगर ये जातक की कुंडली होगी तो पत्नी थोड़ी कमजोर हो सकती है, ऐसा मैं कर सकता हूँ। मुझे पता नहीं है ये किस कुंडली है, हालांकि मैंने इसमें मंथन भी नहीं किया, अगर थोड़ा बहुत प्रयास करता तो मैं ये मान सकता था कि ये किसी जातिका की ही कुंडली हो सकती है, अब पता नहीं, पर ये नक्षत्रों से पता चलता है और नक्षत्रों के चरण से पता चलता है, नक्षत्रों से ये बात पता चल जाती है। इस पे हालांकि किसी दिन कार्यक्रम बना दूंगा कि कैसे जाने कि ये कुंडली जातक की है या जातिका की, ये बात पता चल जाता है। ये बात वार से, ये बात नक्षत्र से और उनके योग से पता चल जाता है। ये मैं इस पे कार्यक्रम जल्दी ही ला दूंगा, कभी बता दूंगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।